हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं और बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3। ये वीडियो जो ये पार्ट 4 वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जब हम पीरियोडिक टेबल में यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट यानी कि जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं तो क्या प्रॉपर्टीज में चेंज आता है एलिमेंट की, और जब हम डाउन द ग्रुप में जाते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, यानी कि अप टू डाउन जाते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं यहाँ पे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में। तो देखिए, मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा शुरुआत कहां से हुई। देखिए, हमने यहां पर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ी। उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है, यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक मासेस का। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे मूसले ने यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या कहा कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शंस होती है किसका, एटॉमिक नंबर का। तो दोनों ने किसकी बात की, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो इस वीडियो में हम देखिए समझने क्या वाले हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब हम यहां पर पीरियोडिसिटी बताते हैं, यानी कि मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन। ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद की जो वीडियोस होगी उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो अब देखिए हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में मेनली जो किसी भी एलिमेंट की क्या आती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन और भी बहुत सारी चीजें। हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं। हम उसको क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो यहां पर वेरिएशन शो करती है जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं। हम ऐसी यहां पर प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे एलिमेंट्स की जो कि वेरिएशन को शो नहीं करती, पीरियोडिसिटी को शो करती है। ठीक है, तो उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये चार चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो बेसिक इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर एटॉमिक रेडियस की। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक में। हम यहां पे बात करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस की। ठीक है, तो आखिर एटॉमिक रेडियस होता क्या है, तो मैं पहले आपको समझा देता हूं। देखना, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं कहूं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द शेल वेयर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। मतलब कि जो यहां पे बाहर शेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं और जो सेंटर होता है न्यूक्लियस का, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है यही क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए शेल। ठीक है, या फिर शेल और आउटर मोस्ट शेल। तो ये जो डिस्टेंस होती है एटॉमिक रेडियस होती है। इतना तो चीज पता हो, हमें इससे मतलब नहीं है। देखिए बेसिक सी बात है, अगर मैं बात कर रहा हूं एटॉमिक रेडियस की तो हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। हमारा मोटिव कुछ और है, हमें क्या पढ़ना है कि क्या पीरियोडिक चेंजेस आते हैं। इसके बाद दूसरी चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, आपको पता है एटॉमिक रेडियस कितनी तरीके की होती है, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अभी हम अपने टॉपिक में नहीं आए हैं। दूसरी चीज यहां पर क्या पता होना चाहिए, कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद वंडरवॉल्स रेडियस क्या होता है, उसके बाद मेटेलिक रेडियस क्या होता है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कोवेलेंट रेडियस की जब हम बात करते हैं तो कोवेलेंट रेडियस शेयरिंग से बनती है। कोवेलेंट इस तरीके से होता है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से बनती है, ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस होता है। तो कौन सी डिस्टेंस यहां पे कोवेलेंट रेडियस कहलाई जाएगी। तो देखिए इसके बीच में अगर मैं इस तरीके से लाइन खींच दूं और ये वाली जो डिस्टेंस होगी, मतलब कि न्यूक्लियस और इसके बीच की ये जो डिस्टेंस होगी ये कोवेलेंट रेडियस कहलाती है। समझ गए आप। मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाह रहा था, आप थ्योरी चाहे तो आप साइड में लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं वंडरवॉल। तो वंडरवॉल जो रेडियस होती है, देखिए वंडरवॉल एक वीक फोर्स होता है, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि मेनली गैसेस में पाया जाता है। जैसे जिसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करते हैं इस तरीके से, देखिए, बट वो आपस में क्या होते हैं कि कनेक्ट नहीं होते, सिंपल सी लैंग्वेज में। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, यानी कि ये वाली हाफ, ये क्या कहलाती है हमारी, इतनी, ये कहलाती है वंडर बॉल रेडियस। इतना समझ में आया।
वंडरवॉल रेडियस क्या होती है? दोनों के बीच की, दो यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस होता है, आधा डिस्टेंस, वो वंडरवॉल कहलाता है। और तीसरी चीज मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस इस तरीके से बनती है, मतलब कि ये ऐसे रहती है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगी आपकी? न्यूक्लियस से यहां तक की ये वाली मेटेलिक रेडियस। सिंपल सी, देखिए ज्यादा कोई टफ चीज नहीं है, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें होती हैं, रेडियस इतने टाइप्स की होती है। अब देखिए हम मेन टॉपिक में अपने आने वाले हैं। अब इसके बाद अगर मेन टॉपिक को आप समझना चाहते हैं, मतलब कि आप पीरियोडिसिटी को समझना चाहते हैं, तो यहां पर आपको कुछ चीजें तो देखिए मैं आपको बता दूं जो पता होनी चाहिए। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है, कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज पता होना चाहिए। देखिए न्यूक्लियर चार्ज की मैं बात करूं तो न्यूक्लियर चार्ज जब जब एटम्स यानी एलिमेंट्स के ऊपर जब जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ये चीज समझना, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आप समझ जाना कि जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज यहां पे क्या होगा? अगर डिक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। तो ये चीज आपको दिमाग में पता होनी चाहिए कि जब न्यूक्लियर चार्ज, अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? तो मेनली न्यूक्लियर चार्ज मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है। कितना चार्ज मींस कितने उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिंपल से मैं बात करूं। ठीक है, अब इसके बाद ये पहला होगा। दूसरा होता है शील्डिंग इफेक्ट। समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझ में आ गया तो आपको पीरियोडिसिटी समझ में आ जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट मेनली क्या होता है? जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि कोई सा भी यहां पर एलिमेंट होता है, वो इस तरीके से न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर इस तरीके से ऑर्बिटल शेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो जैसे ये इनर है, इसके बाहर भी आउटर होंगे, तो यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। समझना, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए जो इनर रेडियस होती है, जो इनर रेडियस होती है, इनर रेडियस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनर रेडियस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं कि शील्ड की तरह काम करते हैं, एक प्रोटेक्शन देते हैं कि जो आपकी आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस के जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहां पर न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर पाए। जैसे कि आपने एवेंजर मूवी में देखा था, एक शील्ड थे 3 बंदों की जिसके हाथ लोहे के थे। देखिए, नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बता रहा था मैं थोड़े मजे के लिए आपके लिए। तो देखिए ये क्या करते हैं कि बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होने में रोकते हैं, शील्ड की तरह काम करते हैं। ये शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। तीसरी चीज मैं आपसे बात करूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी का मतलब भी यही है कि जितना ज्यादा आपका न्यूक्लियर चार्ज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वही है, जितना ज्यादा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा एटॉमिक रेडियस उतनी डिक्रीज होती जाएगी, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर कम होगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। सिंपल सी चीजें ये आपने समझ ली। ये क्या है? वैसा तो हम कह सकते हैं कि फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी एटॉमिक रेडियस डिपेंड करती है। अब ये चीज तो समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से, बहुत ही अच्छी चीज जिसके हमने इतना देर से इंतजार किया, तो वो घड़ी आ गई है, वो बहुत ज्यादा पावन बेला जिसको कहते हैं। शादियों का मौसम चल रहा है ना, इसलिए ऐसी बातें आ रही, क्योंकि शादियों में कभी कभार आना जाना हो रहा है तो ऐसी चीजें सुनने को मिल जाती हैं। अब देखिए मैं आपसे बात करता हूं कि सबसे पहली चीज इन ग्रुप। ठीक है, अब ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप में क्या होता है कि जब हम ग्रुप में क्या करते हैं, इस तरीके से अप टू डाउन की ओर जाते हैं, यानी कि अप टू डाउन में जाते हैं। तो आपको पता है ना कि अप टू डाउन जाते हैं तो क्या होता है? सिंपल सी लैंग्वेज में एक और बात समझा देता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ लिथियम है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है उसके पास एक ही शेल होता है जहां एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरी बात, लिथियम में एक इंक्रीज हो जाता है जिसमें इसमें 2 और इसमें 1। के बाद यहाँ पे सोडियम आता है तो यहाँ पर एक और शेल बढ़ जाता है। तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि हर एक डाउन द ग्रुप जाने में क्या होता है कि शेल्स इंक्रीज होते हैं, और जब शेल इंक्रीज होते हैं तो इनके बीच में शील्डिंग इफेक्ट वर्क करता है। मैं आपको बता दूं, इसके बीच में शील्डिंग इफेक्ट वर्क करता है, और आपको पता है कि जब शील्डिंग इफेक्ट लगता है और आप ये चीज अपनी आंखों के सामने से भी देख पा रहे हैं कि हर इसमें क्या हो रहा है कि एक एक और शेल बढ़ता जा रहा है। और जब शेल बढ़ रहा है तो सिंपल सी भाषा में कह दूं तो यहां पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहां भी होंगे, और हमने एटॉमिक रेडियस क्या कहा था कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन आउटर मोस्ट शेल। तो यहां पर क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रही है। मतलब कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। ये चीज समझ गए आप। अब इसके बाद दूसरी चीज हम बात कर लेते हैं इन पीरियड्स की। इतना ही है बस,
ग्रुप में इतना है। आप पीरियड्स की बात करते हैं, मतलब कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहां पर क्या होता है कि ये नहीं बढ़ता है, मतलब कि शेल नहीं बढ़ते हैं। क्या होता है, शेल नहीं बढ़ते हैं, बस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ते जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ते हैं, जैसे कि मैं इसके बाद हाइड्रोजन के बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पीरियोडिक टेबल में हीलियम होता है, तो हीलियम होगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिथियम, उसके बाद बेरिलियम होगा तो यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा। तो ऐसे क्या होता है कि जैसे जैसे हम इस तरीके से मूव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स शेल में बढ़ते जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होना, न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज होना यानी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, जिसके कारण 2 रीजन है। पहला न्यूक्लियर चार्ज उसका रीजन है, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका रीजन है। तो आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही समझाना था। अगली वीडियो जो होगी उसमें हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसके बाद हम समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, चीजें समझने में अच्छी लगी होगी। वीडियो जानबूझ के मैं थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आप एक ही वीडियो में चाहते तो मैं चारों चीजें बता सकता था, लेकिन उतना मजा नहीं आता है। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं।